Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss Section 109 to Section 113 of Indian Evidence Act 1872, which is a third part of Chapter of Burden of Proof. In this particular lecture, we will discuss whenever the question relating to a relationship between the two persons arise, on whom burden of proof lies relating to that particular relationship, as well as whenever the ownership of any person is in question, on whom burden of proof lies to prove the ownership, we will discuss under this particular lecture. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है कोर्ट के सामने, तो रिलेशनशिप प्रूव करने का बर्डन किस पर रहेगा। ओनरशिप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कोई ओनरशिप प्रूफ करने के लिए, तो ओनरशिप प्रूफ करने का बर्डन किस पर रहेगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस टॉपिक पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Burden of proof, section 109 to 113. So section 109 of Indian Evidence Act deals with burden of proof as to relationship in the cases of partners, landlord and tenant, principal and agent. Section 109. When the question is whether a person are partners, landlord and tenant or principal and agent. So whenever there is a question before the court of law regarding the relationship between the person, like whether one A is a partner of B, whether A is landlord and B is tenant, whether A is principal and B an agent. So if such question arise before the court of law, अगर कोर्ट के सामने ऐसा क्वेश्चन है कि भाई ए और बी दोनों पार्टनर है क्या, ए और बी दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट है क्या, ए और बी दोनों प्रिंसिपल एंड एजेंट है क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन कोर्ट के सामने आता है एंड इट हैज बीन शोन दैट दे डू नॉट स्टैंड or have ceased to stand to each other in those relationship respectively is on the person who affirms it. And suppose it has been shown that they do not stand, अगर ये कोर्ट के सामने पेश किया गया कि वो पार्टनर नहीं है या वो लैंडलॉर्ड टेनेंट नहीं है या वो प्रिंसिपल और एजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई पर्सन कह रहा है कि नहीं ये डेट के बाद ये पार्टनर नहीं रहे, ये डेट के बाद ये लैंडलॉर्ड टेनेंट नहीं रहे, ये डेट के बाद ये प्रिंसिपल और एजेंट नहीं रहे, ऐसा अगर मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी 1 दिसंबर 2020 के बाद वो पार्टनर नहीं रहे और बी, तो पार्टनर नहीं रहे ये प्रूव करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अदरवाइज कोर्ट तो प्रिजम्पशन ऐसा लेगा कि नहीं वो दोनों पार्टनर ही है, बट अगर मैं कह रहा हूं कि वो दोनों पार्टनर नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन मी टू प्रूव दैट ए एंड बी इज नॉट अ पार्टनर। डडोला वर्सेस कृष्णा, वेयर द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हैविंग बीन प्रूव्ड, यहां पर लैंडलॉर्ड और टेनेंट की रिलेशनशिप प्रूव हो गई। द मेयर फैक्ट to non-payment of rent is not sufficient to prove that the relationship has ceased to exist in order to rebut the presumption. तो यहाँ पर कोर्ट ने तो presumption ये लिया कि जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट की दोनों की रिलेशनशिप है, लेकिन सिर्फ ये फैक्ट पे उनकी रिलेशनशिप खत्म नहीं हो जाएगी कि भाई टेनेंट ने उसको किराया नहीं दिया, कि किराया नहीं दिया, ये फैक्ट पे उनकी रिलेशनशिप खत्म नहीं होगी। कोर्ट का प्रिजम्पशन डिस्कार्ड नहीं होगा, कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा। तो अगर प्रिजम्पशन डिस्कार्ड करने का है तो जो पर्सन ये कह रहा है कि जो पर्सन लैंडलॉर्ड और टेनेंट नहीं है उसको प्रूव करना पड़ेगा, स्पेशली प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे रहेगा ये प्रूव करने का कि ये डेट से ये दोनों पर्सन लैंडलॉर्ड और टेनेंट नहीं है। सूराजी फुलाजी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, it has been held that when persons are shown to be the principal and agent, a presumption arises that they continue to be the principal and agent. जब कभी भी अगर शो किया जाएगा कि ये दो पर्सन प्रिंसिपल एंड एजेंट है, तो कोर्ट प्रिजम्पशन यही लेगा कि दे कंटिन्यू टू बी द प्रिंसिपल एंड एजेंट, कि वो प्रिंसिपल और एजेंट कंटिन्यू है। समझ रहे हो?
कि अगर ये हेल्ड किया गया, ये शो किया गया कि ये दो पर्सन प्रिंसिपल और एजेंट है, तो प्रिजम्पशन ऐसा ही होगा कि वो दोनों प्रिंसिपल और एजेंट कंटिन्यू है। एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड और सीज टू स्टैंड इन सच रिलेशनशिप इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स सो। तो कोर्ट के सामने ऐसा पेश किया गया कि ए और बी प्रिंसिपल और एजेंट है, तो कोर्ट प्रिजम्पशन ये लेगा कि यस, ए और बी प्रिंसिपल और एजेंट है। और अगर मैं जाकर कोर्ट के सामने ये कह रहा हूं कि ए और बी प्रिंसिपल और एजेंट नहीं है, या ये डेट के बाद वो प्रिंसिपल और एजेंट नहीं रहे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर रहेगा ये प्रूफ करने का कि ए और बी प्रिंसिपल और एजेंट नहीं है, या ए और बी इस डेट के बाद प्रिंसिपल और एजेंट नहीं रहे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन मी टू प्रूव दैट द रिलेशनशिप हैज बीन सीज्ड। जो रिलेशनशिप खत्म हो गई, ये प्रूव करने का बर्डन मुझ पर रहेगा। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है इस पर, द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ रिलेशनशिप हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 106, 107, 108, 109। तो अगर हम देखें तो यहां पर सेक्शन 109 इज अ करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 110, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। So when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession. Suppose if there is a question that who is the owner of this pen. Now the court has to decide. The question before the court of law that who is the owner of this particular pen. And when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, कि ये possession में मेरे ये पेन, अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि who is the owner of this pen. तो कोर्ट को इस पेन का ओनर कौन है वो डिसाइड करना है। एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म दैट ही इज नॉट द ओनर। तो दिस पेन इज इन माय पोजीशन and suppose if your contention is that I am not the owner of this pen, the burden of proof lies on you to prove that I am not the owner of this particular pen. तो ये पेन मेरे पोजीशन में है, मैं कह रहा हूं कि मैं इसका ओनर हूं, कोर्ट प्रिजम्पशन ये लेगा कि यस मैं ही ओनर हूं। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं इस पेन का ओनर नहीं हूं, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं इस पेन का ओनर नहीं हूं। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू टू प्रूव दैट आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन। VK Timaiya versus VK Parvati. It has been held that any property acquired by the Karta of joint family is presumed to be the joint family property. So if any Karta has acquired any property, Karta acquired any property, presumed to be the joint family property. कर्ता जो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा वो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी रहेगी, ये प्रिजम्पशन है। इफ एनी वन ऑफ द को-पार्टनर क्लेम दैट द प्रॉपर्टी इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई को-पार्टनर, अगर जॉइंट फैमिली का मेंबर ये कह रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो को-पार्टनरी प्रॉपर्टी नहीं है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, the burden is on him to prove that the said property is self-acquired property. So the person, the co-partner whose contention is that the property is a self-acquired property, the burden of proof lies on that particular person, on that particular co-partner to prove that that particular property is a self-acquired property. जो कोई भी co-partner ये कह रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो self-acquired प्रॉपर्टी है, ना कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, तो वही co-partner को प्रूव करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी को पार्टनर पे रहेगा ये प्रूफ करने का कि वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ना कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल दैट पोजीशन इज प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप इज कंटेन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? 106, 109, 111, 110। तो possession is a prima facie proof of ownership that is discussed under section 110. So correct answer is D. Now section 111, proof of good faith in transaction where one party is in relation of active confidence. So where there is a question as to the good faith of a transaction between the parties. So whenever the question before the court of law relating to the question of good faith ऑफ एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज, कि दो पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, वो ट्रांजेक्शन गुड फेथ में हुआ या इल इंटेंशन से हुआ, तो ये जो गुड फेथ का है कि दोनों पार्टीज का जो ट्रांजेक्शन हुआ वो गुड फेथ में हुआ, ऐसा अगर है, सो ऑन
ऑफ whom स्टैंड्स टू द अदर इन अ पोजिशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो जो पर्सन एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन होल्ड कर रहा है, जो पर्सन सुपेरियर पोजीशन होल्ड कर रहा है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज on the party who is in a position of active confidence. So under such a circumstances, the person who is holding a position of active confidence, the burden of proof lies on that particular person to prove that the transaction was done under a good faith. तो जो पर्सन एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन होल्ड कर रहा, जो पर्सन डोमिनेंट है, वो पर्सन को, वही पर्सन की बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे होगा, उसी को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो गुड फेथ में हुआ। तो गुड फेथ प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? द पर्सन हु इज होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन होल्ड कर रहा है उसी पर्सन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वन केस, Pannalai versus Dilip Kumar. It has been held that where a son made a gift in favor of his father, कि अगर सन फादर के फेवर में गिफ्ट कर रहा है, फादर के फेवर में, the father has to show that he has not abused his position and the gift was not brought about by any undue influence on his part and donor had independent advice when the gift was made. So in this particular case, the son gifted a property to his father. Now in this particular case, father is holding a position of active confidence. So the burden of proof lies on the father to prove that the son has gifted his property to him in good faith, नॉट अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहां पर सन ने, बेटे ने बाप को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया। अब यहां पर जो फादर है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस कि डोमिनेंस किसका था? फादर का था। तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ भी फादर पे ही रहेगा, ये प्रूफ करने का कि जो ट्रांजैक्शन हुआ, गिफ्ट का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो गुड फेथ में हुआ। ऐसा कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस फादर ने बेटे पे नहीं डाला कि जिसके चलते उसने गिफ्ट किया, बल्कि उसका इंडिपेंडेंट एडवाइस थी सन की, गुड फेथ में सन ने वो ट्रांसफर किया या गिफ्ट किया फादर को। तो फादर को प्रूफ करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? फादर पे रहेगा कि वो जो ट्रांजैक्शन हुआ वो गुड फेथ में हुआ है। अनदर केस, सत्यनारायण वर्सेस नानकी देवी, वेयर अ लिटरेट वुमन विथ कंसिडरेबल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड हैबिट्स हैविंग डीलिंग्स विद अनदर पर्सन। तो एक लिटरेट वुमन ने दूसरे पर्सन के साथ डीलिंग की। It was held that no presumption would arise that the person stood in a position of active confidence to her. तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं लिया जा सकता कि दूसरा जो पर्सन है उस लेडी के साथ जिसने ट्रांजैक्शन किया वो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन हेल्ड कर रहा था उस लेडी पे, क्योंकि वो लिटरेट वुमन थी, उसके पास कंसिडरेबल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी और दूसरे पर्सन से डीलिंग करने की उसकी हैबिट्स भी थी। तो इसलिए कोर्ट ने बोला कि प्रिजम्पशन हम ये नहीं ले सकते कि जो लेडी ने दूसरे पर्सन के साथ जो डीलिंग की वो पर्सन एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन हेल्ड कर रहा था। नाउ सेक्शन 112, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। So the fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, or within 280 days after a dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that particular man. So whenever the son got birth during the continuance of a valid marriage, and if the child get birth within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried, that will be a conclusive proof that he is the legitimate son of that man. समझ रहे हो कि अगर एक लड़का पैदा होता है कब कि जब वो आदमी की और औरत की जो मैरिज था वो एग्जिस्टेंस में था, दोनों एक दूसरे से मैरिज एग्जिस्टेंस में थी, मैरिज कंटिन्यू थी, उस दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसी आदमी का है, लिजिटिमेट सन है, ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ होगा। समझ रहे हो कि उसकी लिजिटिमेसी कंक्लूसिव प्रूफ होगी कि वो लिजिटिमेट ही है, ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ है। और अगर मैरिज डिसॉल्व भी होती है और विद इन 280 डेज, मैरिज डिसॉल्व होने के 280 दिन के अंदर अगर वो वुमन अनमैरिड रहती है और 280 दिन के अंदर अगर लड़का पैदा होता है तब भी वो उसी आदमी का लिजिटिमेट सन है, जायज औलाद है, ऐसा
प्रिजम्पशन है सेक्शन 112 में. So unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. कब तक वो लिजिटिमेट ही कहलाएगा? अगर कोई पार्टी ये प्रूव करती है कि जिस पीरियड में ये लड़का पैदा हुआ उस टाइम पे वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई एक्सेशन था ही नहीं, दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं, फिजिकल रिलेशन था ही नहीं. अगर ऐसा प्रूफ होता है तो वो लिजिटिमेट नहीं माना जाएगा. अगर ऐसा कुछ प्रूफ नहीं होता है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा. शादी के दौरान पैदा होने वाला बच्चा उसी आदमी का है, लिजिटिमेट सन है, ऐसा प्रूफ होगा. 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में. अ चाइल्ड वाज बोर्न आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बिटवीन फादर एंड मदर. द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड C will be taken as conclusive proof only when child C was born within dash dash days after dissolution. 280, 290, 295, 300. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि विद इन 280 डेज, 280 दिन के अंदर अगर वो वुमन अनमैरिड रहती है और बच्चा पैदा होता है तो उसकी लिजिटिमेसी कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो लिजिटिमेट ही कहलाएगा. केरला जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है in the case of the birth of a person during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, the court may presume its legitimacy. The court shall presume its legitimacy, shall be conclusive proof of its legitimacy, any one of the above. तो हमने देखा कि shall be a conclusive proof of its legitimacy, कि वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, कि उसकी लेजिटिमेसी अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो कंक्लूसिव प्रूफ है. सिर्फ क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों की मैरिज कंटिन्यूअस में थी तब ये लड़का पैदा हुआ, तो वो लेजिटिमेट है ऐसा माना जाएगा. समझ रहे हो? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन केरला जुडिशियल एग्जामिनेशन में. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आइडेंटिफाइड. द पर्सन हुज लेजिटिमेसी इज डिस्प्यूटेड must be born during the continuance of a marriage. It must be a valid marriage. It must be between his mother and the man who is alleged to be his father. He must be born within 280 days after the marriage. तो यहाँ पर अगर देखें तो correct answer is the person whose legitimacy is disputed must be born during the continuance of a marriage. One of the following is not an ingredients. Must be born during the continuance of the marriage. कि मैरिज कंटिन्यू थी तभी वो पैदा होना जरूरी नहीं है लेजिटिमेसी के लिए. वो बाद में भी डिसोल्यूशन के बाद भी अगर पैदा होता है 280 डेज के अंदर तब भी वो लेजिटिमेसी का कंक्लूसिव प्रूफ ही होगा. दैट्स वाई ये इंग्रेडिएंट्स नहीं है. ए इज नॉट अ इंग्रेडिएंट्स. Section 113, proof of cessation of territory. A notification in the official gazette that any portion of British territory has before the commencement of Part 3rd of Government of India Act 1935 has been ceded to any native state, prince or ruler shall be conclusive proof that a valid cessation of such territory took place at the date mentioned in such notification. तो अगर ब्रिटिश टेरिटरी, जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिश टेरिटरी में जो एरिया आने वाला था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि कुछ एरिया वहाँ का जो नेटिव स्टेट है उसको, या वहाँ का जो प्रिंस है या वहाँ का जो रूलर है उसको वो दे देती थी. तो वो एक रेजोल्यूशन के जरिए देती थी, तो वो रेजोल्यूशन के जरिए उसको दी जाती थी. तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन जो कमेंसमेंट ऑफ पार्ट 3rd ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि उसके कमेंसमेंट के पहले अगर कोई ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया हुआ होगा तो वो जो नोटिफिकेशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वो जो सिचुएशन हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो एरिया छोड़ा था वो वैलिडली छोड़ा था, ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ होगा वो नोटिफिकेशन. दैट इज द प्रोविजन अंडर सेक्शन 113. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.